हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज चैप्टर के आगे के टॉपिक्स पे जाने वाले हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर आप उसको बोल सकते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। उससे पहले आपको स्पीड पता होनी चाहिए। तो स्पीड क्या होती है? तो स्पीड के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो आपको ये भी मालूम होगा कि जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है। तो लाइट की स्पीड हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इतने मीटर का डिस्टेंस वो 1 सेकंड में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड के बारे में हम जानेंगे तभी जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए, आपने एक चीज तो लास्ट लेक्चर में सीख ली होगी कि जब भी लाइट की रेज है, वो लाइट की रेज एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी थोड़ी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। उसका रीजन ये है कि एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाने से उसकी स्पीड में चेंज होता है। अगर उसकी स्पीड कम होती है, यानी कि वो रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाता है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करता है। अगर डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि कोई भी दो मीडियम हम लेते हैं, जैसे मीडियम 1 और मीडियम 2। इस मीडियम 1 और मीडियम 2 के अकॉर्डिंग देखिए, जो लाइट रे है यहाँ पे अपने एक मीडियम लिया है, मीडियम 2 जो कि ग्लास का मीडियम है, यहाँ पे है मीडियम 1 जो कि एयर का मीडियम है। ठीक है, तो लाइट जो है वो ऑलरेडी एयर के मीडियम में ट्रैवल कर रही है, वो अब जाएगी मीडियम 2 में। तो हमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मुझे फाइंड करना होगा, तो उसके लिए मुझे पता होनी चाहिए कि जो लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है और इस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने इन दोनों स्पीड का रेशियो, कि कितना चेंज हुआ स्पीड में, जितना चेंज हुआ वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मीडियम 1 जो कि एयर का मीडियम है। हाँ, इसको इस तरह से बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी ये N1 बोलते हैं हम। ये हो जाएगा N2। ये हमारी इंसिडेंट रे है और वो I जितने एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका I जितना है। देखिए, एयर का मीडियम है और ग्लास का मीडियम है। यहाँ पे रेयर मीडियम कौन सा और डेंसर मीडियम कौन सा? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मीडियम 1 है वो रेयर मीडियम है, जबकि मीडियम 2 है वो डेंसर मीडियम है। तो मीडियम 1 रेयर मीडियम, मीडियम 2 डेंसर मीडियम। तो इसीलिए जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में जाने के बजाय मीडिया चेंज होने के कारण टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव होती है, बेंड होती है। ठीक है, अभी बात करते हैं, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये जो PQ है ना, ये PQ हमारी सरफेस है, जहां पे हमने बोला था कि एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पे वो थोड़ी बेंड कर जाती है। तो वही, यही वो बाउंड्री है, यहाँ पे एयर खत्म होती है, यहाँ से ग्लास शुरू होता है। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ऐसी टर्म है जो रिलेटिव स्पीड है उसको कंपेयर करना है डिफरेंट मीडिया में। जैसे कि आप बोलोगे भाई एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो को आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताइए जरा, एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी या फिर ग्लास में? तो आप बोलोगे सर एयर में,
ग्लास तो डेंसर मीडियम है, इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। सही बात है। रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। दो की बात कर रहा हूं, दो मीडियम की बात कर रहा हूं, कंपेयर टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2, है ना। इन दोनों में एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होगी और ग्लास में सबसे उससे कम, एयर से कम स्पीड होगी। वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसे कई और ट्रांसपेरेंट मीडिया है जो ग्लास से भी ज्यादा डेंसर है, तो उसमें तो अगर वो आप लोगे तो उस तरह उसमें ग्लास में स्पीड ज्यादा हो जाएगी। इससे भी ज्यादा डेंसर आपने लिया है, उसमें स्पीड की, उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आप कौन से दो मीडिया लेते हो। ठीक है, उन दो मीडिया की ही आपको बात करना है। उन दो मीडिया में ही, इन दोनों में से ही एयर में ज्यादा स्पीड है, ग्लास में कम स्पीड है। अगर आपने मीडिया चेंज कर दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो इन दोनों मीडिया में आपने जो मीडियम 1 और मीडियम 2 लिया है, अभी हमने लिया है एयर और ग्लास, ऐसे दूसरा कोई भी हो सकता है। तो ऐसे दो अलग-अलग मीडिया में लाइट का हमें क्या करना है, लाइट की जो स्पीड है उसको रिलेट करना है। कितने अमाउंट में घट रही है, उसका रेशियो क्या है, और वो जो रेशियो हमें एक नंबर मिलता है वही नंबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर अभी देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसके दो पार्ट है, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा है यहाँ पे लिखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या कि हम किसी भी दो मीडिया के रिलेट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको आप बोलोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे मैंने निकाला ग्लास और वाटर, एयर और वाटर, ठीक है, वाटर और ग्लास, या फिर ऑयल और वाटर, ऑयल और ग्लास, ऐसे दो डिफरेंट मीडिया मैंने लिए, उन दोनों के बीच का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूं। तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी वाटर और ग्लास ले रहा हूं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू या फिर रिलेट टू ग्लास। तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी आप किसी एक मीडिया को दूसरे मीडिया से रिलेट कर रहे हो तो वो हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे देखिए, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे फाइंड करना है और उसको लिखते कैसे। सबसे पहली बात तो मैं देखो, लाइट में तो ऑलरेडी एयर में तो ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है लाइट, उसको आना है मीडियम 2 में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यस, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखिए, अगर आपने अभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फिक्स है। अगर आपने यहां से एयर का मीडियम हटा के वाटर का मीडियम रख दिया तो ये शायद ये चेंज हो जाएगा। ग्लास का एयर का मीडियम हटा के आपने ऊपर वाटर का मीडियम रख दिया है तो वो चेंज हो जाएगा। यानी अभी आप क्या बोल रहे हो, एयर का मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। फिर क्या बोलोगे, जब हमने एयर का मीडियम निकाल के यहाँ पे वाटर रख दिया है, वाटर में से लाइट आती है और फिर ग्लास में जाती है, तो रिफ्रैक्टिव
यानी आपको दो को कंपेयर करना ही करना है। ग्लास है उसको रिलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आता है, और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आता है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आता है। तो इसीलिए आपको दोनों को रिलेट करना है और लिखना ही पड़ेगा कि मैंने किसके रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फाइंड किया। जैसे कि उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू, इसको लिखते कैसे हैं, n/1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 यानी n/1। मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, समझ में आ गई बात। मैंने पहले बोला कि ये है वो रिलेटिव स्पीड है कि कितनी स्पीड है उसके रिलेटेड उसका रेशियो है, उसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। रिलेटिव क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हो। तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हमें देखना पड़ेगा कि भाई मीडियम 1 में लाइट की स्पीड कितनी है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अगर मीडियम 1 में ये जो लाइट की स्पीड है वो है v1, तो अगर मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है वो है v2, तो क्या हो जाएगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा v1/v2। समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम 1, तो n/1 v1/v2। चलिए अभी उल्टा करते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा, v2/v1। क्या हो जाएगा बेटा, v2/v1। समझ में आ गई बात। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, तो वो रिलेट करता है स्पीड से, वो दो जो मीडिया है उसकी स्पीड से रिलेट कर रहा है। तो ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसी भी दो मीडिया को आप उसकी स्पीड को रिलेट कर रहे हो तो हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी आप जानते हो कि स्पीड के बारे में बात की जाए लाइट की, तो वो वैक्यूम में हमें पता है कि वैक्यूम में या फिर एयर में दोनों में से ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ पॉइंट का ही फर्क है, बहुत ही छोटा सा फर्क है, और उसको इतने बड़े टर्म में हम गिनते ही नहीं, निगलेक्ट कर रहे हैं। तो यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is almost equals to speed of light in air। यानी हम जो मैथमेटिकल टर्म्स है उसमें वैक्यूम और एयर दोनों की जो लाइट है स्पीड है उन दोनों को हम इक्वल मानते हैं। ओके, इक्वल ही मानते हैं। चलिए, तो अब क्या है, अभी पढ़ना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, तो हम किसी भी मीडिया का है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडिया में लाइट की स्पीड को वैक्यूम के साथ, वैक्यूम में लाइट की स्पीड है उसके साथ रिलेट की जाए, उसके साथ हम रिलेट कर दे, तो उसको आप क्या बोल रहे हो, उसको आप बोल रहे हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फिक्स है। यहाँ पे देखो मीडिया चेंज होता रहता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप यहाँ पे कोई भी मीडिया ले सकते हो, मगर यहाँ पे आपको फिक्स वैक्यूम ही लेना है। ठीक है, क्या लेना है बेटा? वैक्यूम ही लेना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे मीडियम 1 वैक्यूम ही लेना है या फिर एयर ही लेना है। देखिए अभी मैं ग्लास लेता हूँ तो अभी का 90% का क्या होता है कि भाई एयर है अपने आसपास, तो एयर में से लाइट आएगी और ग्लास में जाएगी, तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। अगर मैं वाटर लेता हूँ तो एयर में से लाइट आएगी और वाटर में जाएगी। ऑयल लेता हूँ तो एयर में से लाइट आएगी, ऑयल में जाएगी। तो अभी का जो बात करें हम, तो ऑलमोस्ट हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही यूज करते हैं, है ना? नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन मीडियम। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने 2 लिखा था, 2 and 1 लिखा था, यहाँ पे तो आपने अकेला एन ही लिखा, आगे कुछ लिखा ही नहीं, ऐसा क्यों किया? तो बेटा अभी देखिए ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ठीक है, उसमें सभी में पीछे v आने वाला है। v यानी वैक्यूम, या फिर आप एयर समझ सकते हो, दोनों, या फिर c बोलोगे ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी c हो जाएगा, तो यहाँ पे c लिखोगे। तो सभी के लिए आपको c ही लिखना है। तो आप क्या करो, धीरे धीरे ऐसा हुआ जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को मैं v लिखता हूं। तो अगर मुझे ग्लास का फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा n ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वाटर का फाइंड करना है तो n वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ऑयल का फाइंड करना है n ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अभी सभी का मुझे v लिखना है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है तो देखो इसके जैसा है ना, इसके जैसा 1 2 2 1 जैसा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि पीछे से v निकल गया, यानी इसका मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसका मतलब ये समझ लेना है, अगर ऐसा बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब यही समझना है उसको किसके रिस्पेक्ट में लिया है? वैक्यूम या फिर एयर के रिस्पेक्ट में ही लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी बात करते हैं आगे। तो अगर ये एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्या है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? देखो इतना ही दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर अगर ऐसा एग्जाम में बोल सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। ठीक है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो आपको ऐसा बोला नहीं गया कि किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में, ऑयल के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, ये ऐसा बोला नहीं गया। तो आपको क्या करना है, सीधा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, यानी कि आपको ऑलरेडी डायरेक्ट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वैक्यूम के टर्म में फाइंड कर रहा हूं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको लिखना पड़ेगा। अगर वहां पे वैक्यूम की जगह वाटर होता तो मुझे वाटर लिखना पड़ता, मगर एब्सोल्यूट है इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही लिखना है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता मैं दिखाता हूं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम लेना है, ग्लास का मीडियम, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
10 मीटर पर सेकंड, मीटर्स पर सेकंड कट हो गया। 3/2 आप बोल रहे हो 1.5, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका कोई यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का एक नंबर ही है, ठीक है, सिर्फ नंबर और कुछ नहीं, ठीक है, इसीलिए उसका कोई यूनिट नहीं होगा। चलिए, अभी आप जानते हो कि एयर और वैक्यूम दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है लाइट की स्पीड। अगर मैं देखिएगा, अगर मैं फाइंड करना चाहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो पूरा कट हो गया, क्या हुआ 1। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है, इसका मतलब कि वो एयर है। तो एयर है, उसमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। याद रखिएगा, एसक्यू में, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। तो ये बात हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अभी आगे बढ़ते हैं, हम अब जाने वाले हैं लेंस पे। तो लेंस के बारे में बात करें तो एक्चुअल में लेंस है ना, दो तरह के होते हैं। एक तो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, या फिर सिंगल कॉनकेव लेंस, दूसरा हो जाएगा डबल कॉनकेव लेंस। ये होता क्या है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर उसकी रिफ्रैक्टिव जो सरफेस है, उसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जैसे कि ये तो देखो, इसकी एक ही आउटवर्ड सरफेस है कि जो रिफ्रैक्टिव है। अभी ये ले लीजिए, तो इसकी दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिव है। आप इधर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, इधर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। यहाँ पे इधर ही रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी एक ही तरफ रिफ्रैक्टिव सरफेस है। तो ये हो गया सिंगल, ये हो गया डबल, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंगल डबल हो गया, तो ये हो गया सिंगल, ये डबल। तो ये डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव इस तरह से आता है। हम ऑलवेज डबल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑलवेज हम किसकी बात करेंगे, डबल के बारे में ही बात करने वाले हैं। चलिए, अभी बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेस की। तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे हमने मिरर्स में देखा था, वैसे ही हमें लेंस में देखना है, ठीक है। जैसे हमने मिरर में देखा था, देखा था सब, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, एपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ये सारी चीजें हमने जैसे मिरर में देखी थी, वैसे ही हमें इस टर्म में देखना है। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक ये वाली जिसको आप फर्स्ट नंबर बोलते हो, दूसरी ये वाली सेकंड नंबर बोलते हो। इसीलिए कि आपने जो साइन कन्वेक्शन मिरर में देखा था, सेम टू सेम वही साइन कन्वेक्शन आपको लेंस में भी देखना है। सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, वैसे का वैसा ही है। तो आपको ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है, तो इसीलिए ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सेकंड वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो वो इस स्फीयर में से बनी होगी। ये फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो वो इस स्फीयर में से बनी होगी। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है, इसको आप C1 बोलते हो, ठीक है। ये जो स्फीयर है, उसका जो सेंटर है, उसको आप C1 बोलते हो, ठीक है। और ये जो सेंटर है, उसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो लेंस की जो सरफेसेस है, वो जो स्फीयर में से बनी है, उन स्फीयर का जो सेंटर होता है, उसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए फर्स्ट सरफेस है, तो इस वाले स्फीयर में से बनी है, तो
उसका सेंटर हो जाएगा C1, ये वाला। ये सेकंड वाली स्फीयर है, वो उसका सेंटर है ये हो जाएगा C, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस याद कीजिए उसमें, तो प्रिंसिपल एक्सिस में भी वही है कि C1 और C2 यानी ये जो आपको दो पॉइंट मिले C1 C2, साथ साथ आपको ये ऑप्टिकल सेंटर भी याद रखना है कि ये है वो लेंस का सेंटर है जिसको आप ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। लेंस का सेंटर दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो C2O और C1 तीनों में से निकलती है, ठीक है। C2O और C1 ये तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन तीनों में से निकल जाएगी। तो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो C2O और C1 में से निकलती है। ऑप्टिकल सेंटर तो हमने देखा, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा, तो वही हमारे लेंस का जो सेंटर है उसको आप ऑप्टिकल सेंटर बोलते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एपर्चर। तो ये एपर्चर क्या होता है, तो ये जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसी सरफेस को आप एपर्चर बोलते हो, सिंपल है। उसका जो डायमीटर होता है उस डायमीटर को, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के डायमीटर को आप क्या बोलते हो, एपर्चर बोलते हो। यस, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके स्फीयर तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का, उसको आप R1 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 यानी ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर यहां पे देखें तो C1 से लेके आपको यहां तक जाना पड़ेगा, इस पॉइंट तक, F2 नहीं है, F2 नहीं, यहां तक, और C2 से लेके आपको जाना पड़ेगा यहां तक। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यानी ये जो लेंस है वो जिस स्फीयर में से बने हैं उस स्फीयर का रेडियस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। हाँ, ये बहुत ही काम की चीज है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो वही जो हमने मिरर में पढ़ा था। मिरर में हमने ये पढ़ा था कि मिरर है वो जो लाइट रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी पीछे भेज देता है, वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। सभी की बात नहीं कर रहा हूं एक डायरेक्शन में, मगर टकरा के वापस चली जाएगी, उसमें से पास आउट नहीं होगी। मिरर में से कभी रेज है, लाइट रेज है, मिरर में से पास आउट नहीं होगी, टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। जबकि लेंस में क्या होगा, तो जो लाइट रेज है वो लेंस के थ्रू निकल जाएगी, उसमें से पास होके निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेंस की, तो ये जो लेंस है उस लेंस में अगर हम पैरेलल रेस लेंस से पैरेलल रेस भेजते हैं लेंस पे, तो वो सारे रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिलेंगे, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। जैसे उसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिलते थे, इसमें रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है उसका आप F1 बोलोगे, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वाली सरफेस है, उसका क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। रिफ्रैक्ट होने के बाद उसका प्रिंसिपल फोकस, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है तो यहाँ से आएंगे और यहाँ पे आपको कहीं पे F2 मिलेगा। मगर नई साइन कन्वेक्शन से आपको ये याद रखना है कि भाई फर्स्ट वाली सरफेस के आगे जो है उसको F1 बोलोगे, सेकेंड वाली सरफेस के आगे जो है उसको आप F2 बोलोगे, ठीक है। ये थोड़ा चेंज हो गया है। फर्स्ट वाली सरफेस के आगे जो है ये है वो सारे 1
सेकंड वाली सरफेस के आगे वो सब 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, एक्चुअल में इस तरह से होता है, मगर आपको ना न्यू साइन कन्वेंशन से आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 लिख देना है। समझ में आ गया? तो ये था आपका प्रिंसिपल फोकस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अभी फोकल लेंथ क्या होती है? तो फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको आप बोलते हो f, यानी फोकल लेंथ। समझ में आया? उसको आप क्या बोलते हो? फोकल लेंथ। ओके, तो ये सारे टर्म्स हैं जो हमने मिरर में तो देखे ही है, लेंस में वही के वही देखने हैं। तो लेंस में भी हमने समझ लिया कि प्रिंसिपल फोकस किसे बोलते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हो, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ये सारी के सारे हमने पढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें करना है इमेज फॉर्मेशन। यस, इमेज फॉर्मेशन तो लेंस के लिए, मिरर के लिए तो कंप्लीट कर दिए, अभी लेंस के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। तो लेंस के लिए हमारा इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? तो लेंस के लिए हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, सबसे पहले दो तरह के लेंसेज हैं। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो दोनों के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूल याद कीजिए, अगर ये इमेज फॉर्मेशन के जो तीनों के तीनों रूल्स है वो अगर आपको आ गए, तो जब हम एक्चुअल में लेंसेज से इधर इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं कि जैसे मिरर में हमने किया था कि डिफरेंट हमने कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखना है और कहाँ पे उसकी इमेज मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या साइज होगी, ये सारी बातें जो हमने आगे वाले लेक्चर्स में या फिर मिरर में की थी वही हमें लेंस में भी करनी है। तो उसके 3 रूल्स देख लेते हैं। देखिए क्या रूल्स है। सबसे पहला रूल कि अगर लेंस की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल रे, पैरेलल लाइट रे मैं पास आउट करवाता हूं, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो f में से पास आउट हो जाएगी। जैसे हम रिफ्लेक्ट होने के बाद f में से पास आउट होती थी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद f में से पास आउट होगी। देखिए लेंस में मिरर में क्या था, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन से लाइट रे आती थी, टकरा के वापस चली जाती थी। अभी यहाँ पे क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसमें से लेंस में से पास आउट होके दूसरी साइड चली जाएगी। समझ में आया? दूसरी साइड चली जाएगी। यानी मिरर में क्या होता था, मिरर में क्या होता था, टकराने के बाद आगे हमें रियल इमेज मिलती थी और मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज मिलती थी। अभी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अभी रेस तो सारी टकरा के पीछे चली जाती है, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसके दूसरी साइड हमें रियल इमेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि सारी जो रेस है वो टकरा के तो आगे इस तरफ चले जाते हैं, ऑपोजिट साइड चले जाते हैं, तो इस तरफ हमें रियल इमेज मिलने वाली है। और अगर ऑब्जेक्ट है, लेंस की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमें इमेज मिलती है तो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। और वर्चुअल ग्रिड में तो हमने पीएचडी कर रखी है, ऐसा बोल सकते हैं। आपको अभी तो पता चल जाएगा कि रियल क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी मिरर में जो है जैसे हमने देखा था उससे। चलिए तो इसमें भी देखते हैं, पैरेलल रे पास आउट हो रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये तो आगे चली गई। अब क्या करें, तो इसको पीछे की ओर खींचना पड़ेगा जो f में से पास आउट हो। ठीक है, वैसे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर में से अगर रे को भेजते हैं तो कुछ नहीं होगा, उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। इसमें भी वही है कि अगर उससे निकलेगा ऑप्टिकल सेंटर में से कोई रे हम पास आउट करवाते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, उसका कोई कुछ भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर हम f में से रे को पास आउट करवाते हैं तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे पैरेलल भेजते हैं तो F पे से निकलती है, F पे से भेजते हैं तो पैरेलल चलती है। ठीक है, यानी ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई इमर्जेंट रे, निकल रही है ना बाहर, लेंस से बाहर निकल रही है, यानी इमर्जेंट रे। तो वो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल चली जाएगी। यहाँ पे भी देखिए अगर F में भेजते हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो चैप्टर है इसका आईएमपी क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके बहुत सारे सम्स भी एग्जाम में आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमने पढ़ा ये जो लेंस है उसके सारे टर्म्स, ये टर्म्स आपको समझना है, याद रखना है किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो काम में आने वाले हैं पीछे इमेज फॉर्मेशन फॉर लेंस। ठीक है, उसमें आपको काम में आएंगे। और ये 3 रूल्स जो मिरर में भी हमने पढ़ा था और लेंस में भी हम पढ़ रहे हैं। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो F में से पास आउट होता है, ऑप्टिकल सेंटर में से भेजते हैं तो कुछ नहीं होता, उसी डायरेक्शन में चला जाता है, और F में से पास आउट करवाते हैं तो क्या होगा, पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगा। तो ये सारे रूल्स हमने पढ़े, ये टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए, ये आपको याद रखना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, और कुछ भी डाउट हो तो 1 या 2 बार आप वीडियो देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लेंस है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन थ्रू ये जो लेंसेस है उसके बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस एंड गुड डे।